एक लम्हे के लिए ये करिश्मा देखा गया, पत्थरों के शहर में एक आईना देखा गया। गिरने वाला तो बुलंदी छू रहा है आकाश की, जो संभल कर चल रहा था रेंगता देखा गया। सियासत भी कुछ ऐसी ही होती है। आज हनुमान बेनीवाल अप्रतिम भीड़ के साथ राजस्थान के आसमान को नापते हुए देखे गए। चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर। वसुंधरा राजे आखिर क्यों 36 की 36 कौमों को फिर से याद कर रही हैं? रविंद्र सिंह भाटी क्या कर रहे हैं? मगर शुरुआत कर लेते हैं सचिन पायलट के पश्चिमी राजस्थान के दौरे से। कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और जिस तरह से उनकी सियासत वहां पर देखने को मिली, कहा जा सकता है अभी भी कांग्रेस की राजनीति के पारस पत्थर हैं। किस तरह से अपने जाट पावर के साथ पश्चिमी राजस्थान में देखे गए रामनिवास गवड़िया, मुकेश बाकर, हरीश चौधरी और चौधरी वीरेंद्र सिंह, नारायण सिंह के पुत्र, अपने इन विधायकों के साथ ये जैसलमेर एयरपोर्ट का दृश्य है, जहां पर बहुत कम दौरे पर निकलते हैं सचिन पायलट। जब निकलते हैं तो पायलट पावर दिखाई देता है कांग्रेस के अंदर भी। गए थे कर्नल सोनाराम चौधरी के यहां श्रद्धांजलि देने के लिए, जहां पर जैसलमेर बाड़मेर के सभी नेता यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। कर्नल सोनाराम चौधरी की ऐसी शख्सियत थी कि उनके जाने के बाद भी बहुत सारे नेता वहां पर जा रहे हैं, प्रदेश के और प्रदेश के बाहर के भी। कर्नल साहब आर्मी से आने के बाद कांग्रेस में आए थे और मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब विधायक बन के आए थे। हमारे जैसलमेर के रिपोर्टर विमल भाटिया ने फ़ोन किया कि कर्नल साहब चुनाव जीतकर जयपुर के लिए चले गए हैं, फला नंबर के कमरे में सर्किट हाउस में हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं। मैं उनके कमरे में गया, गुलाब की माला पहना रहे थे लोग, और तब उन्होंने कहा था कि मैं राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार हूं, दावेदार हूं। और उसी दिन उनकी राजनीति कांग्रेस में हाशिए पर ऐसे ढकेल दी गई कि उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे अशोक गहलोत ने उनकी राजनीति को एक तरह से खत्म कर दिया। मजबूरी बस वसुंधरा राजे के पास गए, जहां पर वसुंधरा राजे को जसवंत सिंह से बदला लेना था और वो बीजेपी में लेकर चली गईं। वो बन गए सांसद, मगर बीजेपी में बाहर से गए व्यक्ति के साथ अब तो ठीक ठाक व्यवहार होने लगा है, मगर पहले बिल्कुल ही ठीक नहीं होता था। वहां पर भी वसुंधरा राजे के नेपथ्य में जाने के बाद वो भी किनारे हो गए और फिर लौटकर कांग्रेस में आए। एक नई सियासी पारी शुरू करने के लिए तैयार बैठे थे कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और उनके जाने के बाद मोहनगढ़ में जिस तरह से नेताओं का तांता लगा हुआ है, ये दिखाता है कि राजनीतिक रूप से उनकी एक विरासत है जो वो छोड़ कर गए हैं। पर आज हम सचिन पायलट की विरासत की बात इसलिए कर रहे हैं कि जैसलमेर और पोखरण, जैसलमेर जिले की 2 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के लिए बेहद मजबूत सीटें हैं, मगर फिर भी दोनों हार गए, शाले मोहम्मद और रूपाराम। आज सचिन पायलट पारस पत्थर इसीलिए कह रहा था कि सचिन पायलट इस सियासत के अलावा जोड़ते हुए नजर आए। जब आपको दिखाई दे रहा होगा, साले मोहम्मद को लेकर गए रूपाराम के घर पर और फिर रूपाराम को लेकर गए शाले मोहम्मद के होटल में, फिर एक साथ दोनों को बैठाकर बातचीत की और माना जा रहा है कि यह रास्ता यहां से निकलेगा। ये एक तस्वीर है कांग्रेस की पूरी जैसलमेर की, जहां पर सचिन पायलट इस सियासत को साधते हुए नजर आए कि कांग्रेस कैसे एकजुट रहे। अगर कांग्रेस एकजुट रहती है तो बड़ा संदेश जाता है। अगर रूपाराम और साले मोहम्मद मिलकर रहते हैं तो कांग्रेस के लिए वो सुनार का किला जो है अभेद्य किला बन जाता है। मगर
इस बार आपस में लड़कर वो हार गए थे। देखिए, कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रियंका गांधी की सभा 6 सितंबर को प्रस्तावित कराई। अशोक गहलोत पढ़ चुके होंगे अखबार में, जब हम पढ़ चुके हैं तो वो नहीं पढ़े होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कौन बुला रहा है, आप बुला रहे हो, कहां आ रही, मुझे पता नहीं। और फिर कहा जा रहा है कि अगले ही दिन प्रियंका गांधी का दौरा स्थगित करवा दिया गया। और इसे बड़ी जीत बता रहे हैं गहलोत के समर्थक कि गोविंद सिंह डोटासरा अगर गहलोत को किनारे करेगा तो फिर यही हालात होंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा है अशोक गहलोत ने कि बीकानेर में सभा कराई जाए, वहां ज्यादा बेहतर होगा। पर मैं बता रहा हूं कि ये राजनीति ऐसी कांग्रेस के अंदर है कि पूरे बाड़मेर की राजनीति को बिगाड़ कर रखा गया है सिर्फ हरीश चौधरी को किनारे करने के लिए। ऐसे में अगर ये पहल सचिन पायलट कर पाते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो तो एक लंबी राजनीति यहां पर सचिन पायलट के लिए पड़ा हुआ है। पर आज इससे इतर हम बात करेंगे क्योंकि अब आए हैं तो कई दिनों तो कार्यक्रम चलेगा। चित्तौड़गढ़ में उनका जन्मदिन भी मनाया जाएगा, समलिया सेठ में, उसके बाद मांडल में जा रहे हैं वो शिवचरण माथुर की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए भीलवाड़ा में, जहां पर उनकी एक लंबी विरासत रही है शिवचरण माथुर की, 6 बार से वहां से जीतते रहे हैं। पर आज बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल थके नहीं हैं, न लोकसभा में बोलकर, न धरने पर बैठ के, न जश्न मनाकर एसआई भर्ती को रद्द कराकर, बल्कि यहां पर निकल पड़े हैं सभा और रैलियों में। तेजा दशमी के मौके पर हनुमान बेनीवाल आपको पूरे रंग में नजर आ रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से इन्होंने पूरे राजस्थान को नाप दिया है। चूरू, बाड़मेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन और बड़ी संख्या में लोग हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए आए। हनुमान बेनीवाल ने लगे हाथ यह भी समझा दिया कि नारेबाजी मत करो, अपने नेताओं की सुनो, नेताओं से मोहब्बत करो, नेताओं के जो नेता कह रहे हैं उसकी बात को मानो, तब जाकर एक मजबूत फोर्स पैदा कर पाओगे। इस तरह से पीछे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। करनाल में तेजाजी के मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए भी देने का ऐलान किया। मैं जाता हूं तो मैं अक्सर सोचता हूं कि तेजाजी कितनी महिमा है, गांव गांव में मंदिर है, मगर खरनाल का मंदिर बहुत छोटा था और निर्माणाधीन मंदिर पता नहीं कब से बन रहा था, बन ही नहीं पा रहा था। हनुमान बेनीवाल को सुनते हैं। लेकिन आप क्या जगह हो, आप तो खुद आते ज्यादा नशे में पड़े रहते हो। कोई इसमें खाता है, कोई एमडी खाता है, कोई थोड़ा दूसरा काम करता है, तेज गाड़ियां चला गए दूसरे पे चढ़ा देते हो। समझदार बनो। ठीक है, क्या कभी नेता नहीं देखा क्या? ये हेलीकॉप्टर नहीं देखा तुमने? नहीं देखा ना? वो बिक जाता है, वो भाग जाता है, वो जाता है। तुम तो ऐसे भागते हो कोई फिल्म में हीरोइन आ गई उसको पकड़ ले, ऐसे भागते हो। क्या ये चाहते हो क्या? शर्म आती नहीं तुम लोगों को? ठीक है, कोई नाराज कोई सरकार बदली, वोट डालना सीखो, इंतजार करना सीखो और अपने नेताओं का सम्मान करना सीखो। जिस तरह घूम रहे हो, धक्के मार रहे हो, क्या कभी नेता नहीं देखा क्या? ये हेलीकॉप्टर नहीं देखा तुमने? नहीं देखा ना? हाँ तो बोलो देखा है, पहले मिला। ये देख रहे हैं भीड़ हनुमान बेनीवाल की। ये बात मैं इसलिए सुना रहा था कि वो उनके समझाने का तरीका होता है, डांटने का तरीका होता है। अपने समर्थकों को ऐसे ही डांटते हैं कि नशे में पड़े रहते हो, एमडी ड्रग्स भी लेते हो और गाड़ियां तेज चलाते हो, चढ़ा देते एक दूसरे पर, हादसे कराते हो, सुनते नहीं हो बात, हंगामा मचाते हो, एक दूसरे को धक्का देते हुए चलते हो। ये उनके कहने का तरीका था। मगर उन्होंने बताया कि अगर ये तस्वीर जो आज दिखी है इसी तरह से उत्साह रहेगा, बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां भी आई थी, अगर ये उत्साह बना रहा तो 2028 की तस्वीर हम बदल देंगे। और हनुमान बेनीवाल खीमसर हारने के बाद एक दिन भी चुप नहीं बैठे हैं और दुगनी ताकत के साथ पूरे राजस्थान में लग गए हैं। इनका ऐसा मानना है कि इस बार 30 सीट पर अगर फोकस कर दे वो और स्ट्राइक रेट को 90% के ऊपर ले जाएं तो इनके हाथ में
राजस्थान की सत्ता की चाबी हो सकती है। कब तक सत्ता भागेगी, एक दिन मेहनत के आगे झुकेगी ही। अपने विकास की अवधारणाओं को भी समझा रहे थे, उनके दिलो दिमाग में क्या है वो भी समझा रहे थे। ये बता भी रहे थे कि तुम आते तो हो मगर वोट देने के समय भाग जाते हो। याद रखना, जो आज तस्वीर दिखाई दे रही है वो चुनाव के दिन भी दिखाई देनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कराने के बाद वो एक उत्साह में है और उनके समर्थक भी उत्साह में हैं। आज मैं सुन रहा था सचिन पायलट को भी, वहां पर भी जैसलमेर में भी सारे जो रिपोर्टर थे वो एसआई परीक्षा को लेकर ही सवाल पूछ रहे थे कि आप अशोक गहलोत सरकार के दौरान पदयात्रा पर निकले थे अजमेर से जयपुर के लिए। अब ये अशोक गहलोत के जमाने में ही तो पेपर लीक हुआ था एसआई का। क्या अशोक गहलोत सरकार दोषी है? सचिन पायलट से चाहे जितने भी सवाल घुमा फिरा कर पूछ लीजिए, वो बातों में फंसते नहीं हैं। मगर उन्होंने कहा कि ये सरकार कंफ्यूज है और फैसला नहीं ले पा रही है, अभी भी फैसला नहीं ले पा रही है। जब राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, ये मसला केवल एक परीक्षा का नहीं है। हमारी मांग थी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, जहां पर परीक्षा होती है, जहां पर इंटरव्यू होते हैं, वही गंगोत्री गंदी नहीं होनी चाहिए और उस दिशा में सरकार को कोशिश करनी चाहिए। और हनुमान बेनीवाल, अगर मंजू शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा है, संगीता आर्य भी आज नहीं तो कल इस्तीफा दे सकती हैं, तो ये एक डिसीजन के जरिए, हाईकोर्ट के फैसले के जरिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इधर वसुंधरा राजे भी पहुंची मोहनगढ़ कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि देने, और कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ वसुंधरा राजे का एक खास रिश्ता था और उस रिश्ते की धमक आज दिखाई दे रही थी जब उनका परिवार भावुक हो गया वसुंधरा राजे को देखकर। वसुंधरा राजे ने भी कहा कि आज के जो युवा हैं वो कहां इशारा कर रही थी, आप समझ जाइए, हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर। आज जो युवा हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि कर्नल सोनाराम चौधरी किस तरह की राजनीति किया करते थे। आज के युवा दूसरी तरफ की राजनीति में चले जाते हैं। पर इससे पहले उन्होंने जोधपुर में कहा कि सभी धर्म और सभी जाति के लोग इकट्ठा होकर रहें। अब बीजेपी की राजनीति में सभी धर्म इकट्ठा होकर रहें, ये थोड़ा फिट नहीं बैठता है। लगे हाथ उन्होंने कहा कि राजस्थान में 36 की 36 कौमियों को लेकर मैं चली हूं और आगे भी यही हमारी राजनीति रहेगी। क्या 2028 वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है? पता नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, देर है अंधेर नहीं। और कहा ही है कि हर किसी के जीवन में एक बार वनवास आता है मगर वनवास जाता भी है। धैर्य रखना चाहिए। क्या धैर्य 2028 के लिए है? पता नहीं, क्योंकि अभी से सियासी बिसातें बिछने लगी है। और ये रविंद्र सिंह भाटी, ये भी उस इलाके में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी राजनीति पश्चिमी राजस्थान के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां पर ये जोधपुर में ही मुंबई जाने से पहले खिजरली बलिदान दिवस में हिस्सा ले रहे थे और समझाते हुए नजर आ रहे थे कि खेजड़ी के पेड़ के लिए, जिससे विश्नोई समाज अपने आप को बेहद नजदीक पाता है, वो कितना संघर्ष कर रहे हैं जयपुर से लेकर बाड़मेर जैसलमेर तक। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी इन्हें अपने पास बुलाती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और बीजेपी अगर नहीं बुलाती है तो इस इलाके में वो राजपूत वोट बैंक के साथ विश्नोई समाज के वोट बैंक पर इसीलिए नजर जमाए हुए हैं कि अगर 2-3 वोट बैंक, 2-3 जातियों के वोट बैंक एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो फिर इनकी मारक क्षमता भी बढ़ सकती है। वैसे मारवाड़ की राजनीति जात की धुरी पर सबसे ज्यादा इन दिनों घूम रही है, और ये इलाका कभी अशोक गहलोत का गढ़ हुआ करता था, जो इन दिनों अलग अलग खेमों की राजनीति में फंसा हुआ है। पता नहीं यहां से क्या निकल कर जाता है, पर राजनीति की तस्वीरें हैं। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर
बहुत सारे जो चयनित थे वो फोन करके नाराजगी जता रहे हैं कि आपने हमारे साथ सही नहीं किया। मैंने कल भी समझाने की कोशिश की थी, वो बदतमीजी पर उतर आ रहे हैं फोन करके। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हम तो एक सिस्टम में बदलाव के लिए लड़ रहे थे, और वो बदलाव अगर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो राजस्थान की आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बेहतर होने वाला है। इसलिए इसे अन्यथा न लेकर, एक परीक्षा की लड़ाई न लेकर, इसे व्यवस्था सुधार की लड़ाई के रूप में समझना चाहिए। बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका और जगदीश बिश्नोई जैसे जो लोग हैं वो इस परीक्षा में घुन की तरह लगे हुए थे। इन्हें हम इस लड़ाई के जरिए अगर अलग कर पाते हैं तो ये राजस्थान के नौजवानों के लिए बड़ी सेवा होगी जो हम कर रहे हैं। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।